Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today I'm going to teach you the another chapter of your plus one class of the unit 1, that is chapter 3rd, the plant kingdom. तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्लांट किंगडम को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट पार्ट I have let's see the topics we will be covering in the part 1 of this video. First of all, we'll be doing the system of biological classification. कि 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है जो कुछ साइंटिस्ट ने दी थी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम स्टडी करेंगे। एंड देन विल कम टू द प्लांट क्लासिफिकेशन जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है। उसके बाद जो फर्स्ट उसमें आती है कैटेगरी वो है एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एल्गी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। देन उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी की। एंड देन एल्गी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कौन सी क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है, डिवीजन उसकी। एंड देन उन तीनों हम एल्गीज का कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो एक हमारी है फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड रेड एल्गी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट with the first topic of our video, that is systems of biological classification. So systems of biological classification में हमारे पास 3 systems हैं। फर्स्ट सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड इज नेचुरल सिस्टम एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। let's see all these 3 systems one by one. And the first system we are going to see the artificial classification system. जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एज यू कैन सी, जो ये सिस्टम है ये कार्ल लिनियस ने दिया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसके कुछ इस सिस्टम में इन्होंने क्या कहा था, इट वॉज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे पहला सिस्टम था क्लासिफिकेशन का जो इन्होंने दिया था। इसमें उन्होंने किस बेसिस पे ये सिस्टम को दिया गया था। फर्स्ट बेसिस था इसका वेजिटेटिव करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सिस्टम हमें दिया था। एंड देन द अनदर let me see the another feature, that is कि इसमें वेजिटेटिव करेक्टर्स कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट, देन कलर, देन नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। सो ये सारे के सारे जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे, इनके बेसिस पे इन्होंने अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इस सिस्टम का दूसरा बेसिस था एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। फर्स्ट बेसिस था वेजिटेटिव करेक्टर्स और दूसरा बेसिस था एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। सो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या कहा था कि इसकी जो एंड्रोशियम है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मोनो अडेल्फस कंडीशन है, डाई अडेल्फस कंडीशन है, पॉली अडेल्फस कंडीशन है। सो इन सब के बेसिस पे इन्होंने क्या कहा था कि इस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया था। सो 2 बेसिस थे सिस्टम के, फर्स्ट था वेजिटेटिव करेक्टर्स और दूसरा था एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। सो पर इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। उनके 2 ड्रॉबैक्स थे जो हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें पहला ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने कहा था कि दे सेपरेटेड दी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड स्पीशीज हैं उसको सेपरेट आउट कर दिया था, क्योंकि सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड थे। तो इनका ये ड्रॉबैक था कि उन्होंने जो चूज किए थे करेक्टर्स वो बहुत ही कम थे। सो उसके बेसिस पे इन्होंने सेपरेट आउट कर दिया था क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, जो कि इनका ड्रॉबैक बना इस सिस्टम का। देन सेकेंड ड्रॉबैक क्या था कि इक्वल वेटेज दी गई वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर्स जो होते हैं वो
एनवायरनमेंट के थ्रू, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अफेक्ट जल्दी होते हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वैसे अफेक्ट नहीं होते। सो ये दो ड्रॉबैक्स थे इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट सिस्टम था वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कार्ल लिनियस ने दिया था। इसके दो बेसिस थे, एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर था, दूसरा एंड्रोशियम स्ट्रक्चर था। बट इसके ड्रॉबैक्स भी थे कुछ। तो इनमें से कुछ ड्रॉबैक्स में से पहला ड्रॉबैक था कि क्योंकि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेसिस था तो उन्होंने सेपरेट आउट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को। और दूसरा था कि इक्वल वेटेज दी गई वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये सिस्टम रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद आया हमारा दूसरा सिस्टम, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो किसने दिया था हमें? वो दिया था जॉर्ज जॉर्ज बेंथम ने एंड देन जोसेफ डाल्टन हुकर ने। सो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। ठीक है, सो इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस था ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। इस क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, बेसिस था नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल एफिनिटीज में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल फीचर्स आ गए, इंटरनल फीचर्स आ गए। इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया। सो ये इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा था? नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। जबकि इसकी एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सो इसमें इन्होंने किस बेसिस पे रखा था? एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। ओके, clear my all drawings, right? So let's move to the next slide. देन हमारा थर्ड सिस्टम आया, सिस्टम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमारा थर्ड सिस्टम कौन सा आया इसके बाद? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो ये सिस्टम जो था इसका बेसिस क्या था? ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो इसमें इन्होंने क्या फीचर को ध्यान में रखा कि जो एवोल्यूशन हुआ है जिस जैसे वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आपस में रिलेशनशिप थी उसको ध्यान में रखते हुए इस क्लासिफिकेशन को दिया गया। सो इसमें क्या एज्यूम किया गया कि ऑर्गेनिजम्स जो थे सेम टेक्सा के अंदर उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन थे। जो सेम टेक्सा में लाइक करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन थे। सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, and this assumes organisms in the same taxa have a common ancestor. फर्स्ट सिस्टम था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड सिस्टम था हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, थर्ड था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके बाद उन्होंने कुछ सोर्सेस भी दिए गए जो कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ और सोर्सेस दिए गए, जिनमें से कुछ की नाम हमें दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का बेस क्या था कि ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जैसे कि इसको यूज कैसे किया जाता था? यूजिंग कंप्यूटर्स। इसको कैसे कैरी आउट किया जाता था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को? यूजिंग कंप्यूटर्स। सो सारे के सारे जितने भी करेक्टर्स और डाटा होता था, ठीक है, प्लांट्स का, उनको नंबर्स और कोड्स में असाइन कर दिया जाता था। सो उनको हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स जो थे वो इक्वली कंसिडर किए जाते थे कंप्यूटर्स के थ्रू। सो एज यू कैन सी कि जैसे इनको नंबर असाइन कर दिए जाते थे, कोड्स असाइन कर दिए जाते थे, सो यूजिंग कंप्यूटर्स, सो उनको एक साथ रन किया जाता था। सो दिस वाज ऑल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी टू सॉल्व दैट came to solve the problem of the classification. Then cytotaxonomy. Cytotaxonomy में क्या था? इसका क्या बेसिस था? इसका नेम सजेस्ट करता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं किसके बेसिस पे? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम्स जो है इनका नंबर, इनका स्ट्रक्चर और इनका बिहेवियर, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए साइटोटेक्सोनॉमी दी गई। देन कीमोटेक्सोनॉमी दी गई। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या दिया गया? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स को ध्यान में रखते हुए
इसको यूज किया गया और कीमोटेक्सोनॉमी दी गई। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अगर उनमें क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो आप कुछ तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर प्लांट के अंदर। सो अगर आप इनका असेंशियल ऑयल निकालें, डिस्टिल्ड आउट करें, अगर आप उसको रन करें, सो उसके अंदर आप मतलब यू कैन आइडेंटिफाई अबाउट देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में और उनकी कितनी परसेंटेज रहती है। सो यू कैन टेक आउट दैट थ्रू लाइक LCMS एंड GCMS। सो ये बहुत आगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं जो रिसर्च में आते हैं। सो इसमें हम सिंपल यही बात करेंगे कि कीमोटेक्सोनोमी में बेसिस क्या रहा था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। देन हमारे पास आती है प्लांट क्लासिफिकेशन। ये हमने एक जनरलाइज्ड चीजें पढ़ी अभी तक। अब हम फर्दर इसमें सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर इसी पे बेसिस है कि क्लासिफाई क्या क्या किया गया है, प्लांट्स को किस किस फर्दर फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है और उनकी एक एक चीज के बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी हियर, प्लांट्स प्लांट्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट वन इज कि डोंट मेक सीड्स, जो सीड्स नहीं बनाते, एंड सेकेंड वन इज जो सीड्स बनाते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस वाज द सेकेंड फीचर, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर दो में डिवाइड कर दिया गया जो डोंट मेक सीड्स। फर्स्ट वन इज कि जिनका ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं है, और दूसरा जिनका ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स है, ठीक है। जिनका ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स हैं उनको कहा, नाम दिया गया फर्न्स का, ठीक है। जिनका नहीं है वो फर्दर दो पार्ट्स में हो गए। फर्स्ट वन इज कि जिनका रूट स्टेम और लीव स्ट्रक्चर नहीं है वो हो गए एल्गी हमारे। जिनका सम रूट स्टेम्स और लीव स्ट्रक्चर है, सेकेंड पार्ट, वो हो गए हमारे मॉसेस हो गए, ठीक है। अब ये सारे जो थे फर्न्स, एल्गी एंड मोजेस, ये सीड्स नहीं बनाते। सो ये प्लांट्स की वो कैटेगरी है जो सीड्स नहीं बनाते। देन हमारे पास आती है सेकेंड कैटेगरी जो कि हम बात कर रहे हैं जो सीड्स बनाती हैं। देन इसमें फर्स्ट आता है जो फ्लावर्स नहीं बियर करते, उनको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, जो फ्लावर्स नहीं बनाते। सीड्स तो बनते हैं बट उनकी फ्लावरिंग नहीं होती, जैसे कि कॉर्निफर्स, एज यू कैन सी दिस पार्ट। देन सेकेंड वन जो आता है हमारे पास कि जो सीड्स बनाने में साथ साथ फ्लावरिंग भी करते हैं, उनको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स का, जिसमें एग्जांपल हमारी आती है सनफ्लावर की। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनको डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एल्गी। एल्गी के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। सो एल्गी, एल्गी होती क्या है, एल्गी क्या है, एल्गी इज अ सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोपिक क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब एल्गी, यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एल्गी क्या होती है, ये सिंपल भी होती है, थैलॉइड भी हो सकती है। ऑटोट्रोपिक मतलब ये अपना खाना, ऑटोट्रोपिक, राइट। सो ये क्लोरोफिल बियरिंग भी है और ये एक्वेटिक भी हो सकती है, ठीक है। इसमें ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है, ये एक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर में भी होती है, ये सी वाटर में भी होती है। सो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए एल्गी के, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। ये मॉइस्ट स्टोन्स में भी प्रेजेंट होती है, सॉइल्स में भी होती है, वुड में भी होती है, ठीक है। और कुछ एसोसिएशन में प्रेजेंट होती है फंजाई के साथ, लाइकन्स की फॉर्म में, और एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट करते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर जो है इसमें क्या होता है, ग्रीन फर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन एल्गी। जो ये स्लॉथ बियर है इसकी जो ग्रीन फर है, ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, इसकी ग्रीन फर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एल्गी। सो ये एसोसिएशंस में भी रहती है, एनिमल्स के साथ भी और ये फंजाई के साथ भी, जैसे आप लाइकन्स को देख सकते हैं। सो ये एल्गी की एक एग्जांपल है, इसकी आपने मतलब सिंपल से इसके फीचर्स हैं, और ये हर जगह प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में, वुड में, और ये एसोसिएशन में भी रहती है। उसके बाद जो है, जो फॉर्म और साइज होता है एल्गी का बहुत वेरिएबल है, वो कई तरह की शेप और साइज में अवेलेबल है। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए,
माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स, माइक्रोस्कोपिक आप माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं उसको, यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए जो कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट है जिसको हम कॉलोनियल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है इसकी जो कि फिलामेंटस, फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है एज यू कैन सी इन उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। सो ये एग्जाम्पल्स आपको याद भी करनी है और इनकी टाइप्स भी स्टडी करनी है कि ये कौन सी शेप्स में कौन सी एल्गी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इसकी एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, उसकी तीन तरह की रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किसमें पाई जाती है? स्पाइरोगायरा में। ये हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है जो वो स्पाइरोगायरा में होती है। इसमें कैसे होता है कि इसमें फ्रेगमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो जो सारे के सारे जो फ्रेगमेंट इसमें ये देखिए जैसे ये एल्गी है स्पाइरोगायरा की, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गई, फ्रेगमेंटेशन से ये सेपरेट आउट हो गए अपने पेरेंट सेल से, डिटैच हो गए और ये इंडिविजुअली पूरा प्लांट पूरा एल्गी बन गया। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन होके स्पाइरोगायरा में ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन गया, इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम देयर पेरेंट सेल, राइट। देन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, जैसे कि आप जू स्पोर्स को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद इनकी फ्लैजेला होती है, फ्लैजेला के कारण ये क्या होते हैं? ये मोटाइल होते हैं। ये आप फ्लैजेला को देख सकते हैं जिसके कारण, मोटाइल का मतलब है कि ये मूव कर सकते हैं, ये मूव करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद ये नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो पहली थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द production of spores, and third one is sexual reproduction that occurs through the fusion of two gametes। दो gametes की fusion से sexual reproduction होती है। अब sexual reproduction further तीन तरह की होती है इसके अंदर। first one is isogamous, then is anisogamous, then is third one is oogamous। as the name suggests आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज के गैमीट्स। तो हमें इतना पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो दो गैमीट्स जो सिमिलर साइज के हों दैट इज आइसोगैमस, उनकी फ्यूजन होती है। सो वो चाहे तो फ्लैजलेटेड हो, अगर वो उनकी फ्लैजेला है तो उनका ना, उनकी एग्जांपल आप उलोथ्रिक्स में देख सकते हैं। अगर उनका फ्लैजेला नहीं है दैट मीन्स वो नॉन मोटाइल है, फ्लैजेला है तो वो मोटाइल है। अगर नॉन फ्लैजलेटेड है तो वो स्पाइरोगायरा है, फ्लैजलेटेड है तो वो उलोथ्रिक्स है। सो ये इनकी फ्यूजन जो सिमिलर साइज के गैमीट्स की होती है उसको बोलते हैं आइसोगैमी। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो ये दोनों गैमीट्स हैं मेल और फीमेल, ये दोनों सिमिलर साइज के हैं। देन इज सेकेंड हमारी ये सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज एनाइसोगैमस। एज यू कैन सी जो दो गैमीट्स सिमिलर साइज के ना हो, डिसिमिलर साइज के। सो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। जैसे आप देख सकते हैं एक छोटा है मेल वाला, फीमेल वाला बड़ा है, या कोई भी ऐसे हो सकता है कि जिनका साइज सिमिलर ना हो, और ये इसको क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और एन आइसोगैमी। और ये किस में पाई जाती है? कुछ species of Eudorina. So these are found in some species of Eudorina, right? Then is third type of sexual reproduction is oogamous. Oogamous means fusion between one large non-motile female gamete and one small motile male gamete. तो oogamous is another type of sexual reproduction जिसमें एक लार्ज फीमेल गैमीट होता है जो कि मोटाइल नहीं होता, जो मूव नहीं करता, जबकि जो दूसरा मेल गैमीट स्पर्म जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? वो मोटाइल होता है और वो स्मॉल इन साइज होता है। इन दोनों की फ्यूजन होती है और उससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। सो ये किस किस में पाई जाती है? वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, राइट। सो ये हमने तीन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्टडी कर ली, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। सो इनकी फर्दर हमने एग्जाम्पल्स भी स्टडी कर ली। तो ये आपको एक बार देखकर इसको समझना है और इसको याद करने की कोशिश करनी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन इज इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, बेनिफिट्स ऑफ एल्गी, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन अवर डेली लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी हमारी रूटीन लाइफ में। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है कि फोटोसिंथेसिस में ये बहुत हेल्प करती है। थ्रू फोटोसिंथेसिस ये क्या करती है, इसने हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसको फिक्स करके डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देती है। सो क्या करती है ये, थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। एंड देन सेकेंड हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ये सारे की सारी जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका बेसिस है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं तो उनके हिसाब से सबसे पहले ये खाना अपना खाना खुद बनाते हैं और इसके कारण फूड साइकिल चलता है एक्वेटिक एनिमल्स का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी important role in the food cycle of the aquatic plants. Then third important point क्या आता है कि जो एल्गी है वो ऑब्वियसली एक्वेटिक है, हमने जैसे पहले पढ़ा। सो एक्वेटिक में वो मेरीन भी है, वो फ्रेश वाटर में भी हो सकती है। तो जो अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी हैं वो फूड की फॉर्म में यूज होती है। सो मेरीन एल्गी यानी कि सी वाटर वाली जो है एल्गीज, अबाउट 70 स्पीशीज वो फूड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, यूज होती हैं। जैसे कि सम ऑफ द एग्जांपल्स आर पोरफायरा, एज यू कैन सी, laminaria and sargassum. These are some of the examples. These are used as food for these are used as the food. And then fourth one is agar agar. आप सबने अगर का नाम तो सुना ही होगा। सो अगर अगर कहाँ से आता है, फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इन दोनों एल्गी से अगर अगर को मतलब इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। इसको हम लोग लेबोरेटरीज में बहुत यूज करते हैं। सो इसको माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। और इसको अगर अगर को किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जेलीज और आइसक्रीम्स वगैरह बनाने के लिए, उनको उनको जमाने के लिए हम अगर अगर का यूज करते हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कहाँ से आता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। उसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या आता है एल्गी का, कि कुछ मेरीन ब्राउन एल्गीज और रेड एल्गीज जो हैं वो हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स का क्या मतलब हुआ, कोई वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, हाइड्रो हाइड्रो मीन्स वाटर, कोलॉइड्स मीन्स होल्डिंग। सो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं कुछ मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गीज, जैसे कि एल्गिन है जो एक ब्राउन एल्गी है, एंड कैरागीन है जो एक रेड एल्गी है। सो इनको कमर्शियली भी यूज किया जाता है, जो कि हाइड्रोकोलॉइड्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गीज हैं, जैसे कि क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है। ये एज अ फूड सप्लीमेंट प्रोटीन्स के तौर पे बेनिफिट होता है इनका। इनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है, इनका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये एल्गीज एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, वो अपने फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे क्लोरेला और स्पाइरुलिना को यूज़ करते हैं। सो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एल्गी की। हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती हैं अर्थ पे, और जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल इंक्रीज कर देती हैं। देन दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स and the basis of the food cycle of all the aquatic animals, right? And then 70 species of marine algae are used as food. उसके बाद हम कौन सी हैं, जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर 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 निकाला जाता है, और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, टू ग्रो माइक्रोब्स और आइसक्रीम्स और जेलीज वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। देन सेटल डाउन करने के लिए आइसक्रीम्स और जेलीज को। देन बेनिफिट्स और क्या आ जाते हैं कि कुछ मेरीन ब्राउन एल्गीज और रेड एल्गीज हैं जो हाइड्रोकोलॉइड्स का काम करते हैं, जैसे कि एल्गिन और कैरागिन है। और क्लोरेला और स्पाइरुलिना है वो एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट का काम करते हैं, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन रिच डाइट है ये।
देन इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो एल्गी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी है उसको क्लोरोफाइसी के अंडर रखा गया है। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन इसकी आती है फियोफाइसी। जो ब्राउन कलर की एल्गी है वो फियोफाइसी के अंडर रखी गई है, ठीक है। रोडोफाइसी, देन जो रेड कलर की एल्गी है वो रोडोफाइसी के अंदर रखी गई है। सो लेट्स सी, जो हम ये तीनों की तीनों क्लासेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले हैं क्लोरोफाइसी को, जिसका नाम है ग्रीन एल्गी। सो ग्रीन एल्गी जो है ये भी यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल्ड होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, कॉलोनी की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एज यू कैन सी हियर, या फिलामेंट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं एज यू कैन सी हियर, ठीक है। उसके बाद ये ग्रास ग्रीन कलर की होती हैं ड्यू टू द पिगमेंट्स। इनके ग्रास ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके मे बी डिस्कॉइड प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कई तरह का होता है, कई डिफरेंट स्पीशीज में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो वो कोई भी शेप का हो सकता है एज यू कैन सी हेयर, राइट। उसके बाद जो है हम क्या बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास की बात की जैसे। इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, इसमें आप पायरिनॉइड देख सकते हैं, सेल वॉल को देख सकते हैं, इसमें थैलेकोलॉइड्स, मेम्ब्रेन्स हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, वैक्यूल है, देन माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है और इसके फ्लैजेलम भी हैं। ये सारा का सारा क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। So most of them have one or more pyrenoid. पायरिनॉइड्स क्या होती है? स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो कि किसी में एक या एक से ज्यादा होती हैं। इसमें प्रोटीन्स होते हैं बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के साथ साथ स्टार्च ग्रेन्स तो हैं ही, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। और कुछ एल्गीज फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर करती हैं। इनकी वॉल जो होती है वो सेल वॉल जो होती है बहुत रिजिड होती है, मेड अप ऑफ एन इनर सेलुलोस लेयर। एज यू कैन सी कि जो सेल वॉल है वो बहुत ही इनकी रिजिड होती है, इनर सेलुलोस लेयर, और बाहर की पैक्टोस लेयर से होती है। दो इसकी लेयर्स हैं। सेल वॉल की इनर लेयर होती है सेलुलोस की एंड आउटर लेयर होती है पैक्टोस की, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं। इसमें एक या एक से ज्यादा पायरिनॉइड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, और पायरिनॉइड्स में प्रोटीन्स होते हैं बिसाइड स्टार्च। सो ये जो है, ये सारे के सारे वही पॉइंट्स मैंने रिपीट कर रखे हैं यहाँ पे, जिसमें हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि कौन सी क्लोरोफाइसी हैं एग्जाम्पल्स। जैसे क्लेमाइडोमोनास, जिसका भी हमने स्ट्रक्चर पीछे हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करा, एंड देन वॉल्वोक्स है, ओलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, एंड देन कारा है। ये सारी की सारी ग्रीन एल्गीज हैं। इसके क्या क्या पॉइंट्स हमने स्टडी करे हैं कि ये यूनिसेलुलर है, क्लोनियल है, फिलामेंटस है, ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसके जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट रहती हैं। उसके बाद इसमें पायरेनॉइड्स होते हैं जो कि स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जिसमें स्टार्च ग्रेन के साथ साथ प्रोटीन्स भी स्टोर होते हैं, और ये एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती हैं एल्गीज में। उसके बाद जो है, जो इनकी सेल वॉल होती है वो इनर साइड पे सेलुलोस लेयर की बनी होती है और आउटर साइड पे पैक्टोस लेयर की बनी होती है। और ये कुछ एग्जांपल्स हमने ग्रीन एल्गी की स्टडी करी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। जो इसकी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी की रिप्रोडक्शन भी तीन तरह की, वेजिटेटिव जैसे कि पढ़ा हमने स्पाइरोगारा में, पहले भी हमने पढ़ा कि फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन होने से क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल्स से डिटैच होके कंप्लीट प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जू स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जू स्पोर्स निकलते हैं। वो जू स्पोर्स जो होते हैं उनकी फ्लैजेला भी होते हैं। वो स्पोर्स जो हैं वो, एज यू कैन सी हियर, वो फर्दर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, कंप्लीट प्लांट में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। देन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें
आइसोगैमस भी हो सकती है, एन आइसोगैमस भी हो सकती है, ऊगैमस भी हो सकती है। सो ये तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पहले भी समझाई कि दो गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दोनों का जिनका साइज सिमिलर हो वो आइसोगैमस, जिनका ए मतलब डिसिमिलर हो साइज वो एन आइसोगैमस, और ऊगैमस के केस में भी डिसिमिलर साइज होता है और इसमें एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल रहता है। ठीक है, देन हम सेकंड एल्गी के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। अभी हमने कौन सी एल्गी पढ़ी? क्लोरोफाइसी, जो कि ग्रीन एल्गी थी। अब हम ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ब्राउन एल्गी जो होती है वो ज़्यादातर मेरीन फॉर्म्स में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, दे आर मोस्टली मेरीन फॉर्म्स, और उसके अंदर वेरिएशन होती है साइज और फॉर्म में। जैसे कि वो सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म्स भी हो सकती है, जैसे कि आप एक्टोकार्पस में देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी हो सकती है जैसे आप केल्प्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो साइज और फॉर्म है बहुत वेरी करती हैं, पर ये ज़्यादातर मेरीन ही होती हैं एल्गी। और उसके बाद हम इसके अंदर क्या होता है, उसमें ए और बी था उसके क्लोरोप्लास्ट में। इसके अंदर कौन से क्लोरोफिल्स हैं? इसके अंदर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। सो ये ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। इसके अंदर ब्राउन एल्गी में कौन से क्लोरोफिल्स हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। उसके बाद जो है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जो है वो कलर में भी वेरी करती है। उनका कलर स्लाइटली फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन वेरी कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, कि कौन सी एल्गी में जेंथोफिल पिगमेंट जैसे कि कितनी है, उसके हिसाब से उसका कलर वेरी करता है। वो स्लाइटली ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक होती हैं। एज यू कैन सी हियर कि ऑलिव ग्रीन है और ये ब्राउन है। सो ये आप एग्जाम्पल्स के साथ इसमें स्टडी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कलर मतलब किस एल्गी का है। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन जो जेंथोफिल पिगमेंट कौन सी? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो है वो किस में कितनी है, उस हिसाब से उसका कलर वेरी करता है। अगर जिसमें ज्यादा है वो ब्राउन हो जाता है, जिसमें कम है वो ऑलिव ग्रीन रहता है। सो इट डिपेंड्स। देन इसमें भी फूड जो स्टोर्ड होता है वो एज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लेमिनेरियन और मैनिटोल। ठीक है, और इसके वेजिटेटिव सेल्स जो हैं उनमें सेलुलोजिक वॉल होती है जो कि कवर्ड होती है बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। इसके वेजिटेटिव सेल्स में सेलुलोजिक वॉल होती है जो कवर्ड होती है जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। ठीक है, इसमें फूड का कैसे कैसे स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। उसके बाद हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें, इसके अंदर प्लास्टिड्स हैं, सेंट्रल वेक्यूल है और न्यूक्लियस है। और जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है बाय होल्ड फास्ट। जो पूरी की पूरी अगर हम प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ें तो जो है ये सबस्ट्रेटम यानी कि जो नीचे का सरफेस होता है उससे अटैच होती है थ्रू होल्ड फास्ट। और उसके बाद उसकी एक स्टॉक होती है जिसको स्टाइप का नाम दिया गया है, और उसके बाद एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सो इसमें आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, एंड देन लैमिनेरिया, एंड देन फ्यूकस, एंड देन सार्गेसम, एंड देन मतलब यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, so, इसको ये पूरी की पूरी एल्गी दिखा रखी है, एंड देन उसका एक पार्ट उसको सबस्ट्रेटम की फॉर्म में कैसे है होता है उसके बारे में आपको दिखाया गया है। जो नीचे का पार्ट होता है वो होल्ड फास्ट होता है, और जो बीच का जो ये स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर होता है इसको स्टाइप बोलते हैं, एंड देन जो ऊपर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको फ्रॉन्ट बोलते हैं, राइट। देन इज फियोफाइसी में आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो इसमें भी ये दूसरी एल्कीज हैं जो एक्टोकार्पस और सार्गेसम की अभी हमने बात करी। देन इसकी भी जो रिप्रोडक्शन होती है वो तीन तरह से होती है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। देन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि इसमें क्या होता है कि पियर शेप्ड बाई फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, दो अनइक्वलेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, इसमें भी जूस्पोर्स की फॉर्म में होते हैं, बट जो फ्लैजलेट होते हैं अनइक्वल अटैच फ्लैजलास होते हैं। ठीक है, सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी आप देख सकते हैं कि सॉरी
I'm sorry, zoospores के थ्रू होती है. एंड देन थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि वो भी तीन तरह से होती है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और oogamous, जो कि तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यूनियन होती है गेमीट्स की. और जो सिमिलर गेमीट्स होते हैं वो आइसोगेमस के केस में, डिसिमिलर एन आइसोगेमस और oogamous के केस में. और इसके अंदर क्या होता है कि यूनियन जो होती है, फ्यूजन जो होती है गैमीट्स की, वो वाटर में होती है और विद इन द oogonia होती है, oogamous स्पीशीज में. गैमीट्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक शेप होती है पियर शेप, पायरीफॉर्म शेप होती है. दे बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैचुला, लेटरल साइड पे फ्लैचुलास दो अटैच्ड होते हैं उसके. ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, कि इसमें भी आप देखिए दो डिफरेंट गेमीट्स आ रहे हैं. ए पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिलॉक्यूलर फॉर्म आ गई है, उसके बाद इसमें मियोसिस हो गई, इसमें माइटोटिक डिविजन्स हो गई, हैप्लोइड मियोस्पोर रिलीज आउट हो गए. सो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट इन दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस रहता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. बट आपको सिंपल ये याद करना है कि ब्राउन एल्गी में तीनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव भी होती है, सेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है. एंड देन थर्ड एल्गी हमारे पास आती है रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी. अभी तक हमने कौन सी एल्गीज करी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी ब्राउन एल्गी, देन रोडोफाइसी रेड एल्गी. अब रेड एल्गी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनका जो थैलाई होता है, एज यू कैन सी हियर, जो इनका थैलाई होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू रेड पिगमेंट कॉल्ड आर फाइको एरिथ्रिन. इसकी पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होती है आर फाइको एरिथ्रिन. और मेजॉरिटी जो होती है वो मेरीन होती है. ठीक है. जो मेजॉरिटी होती है रोडोफाइसी फ्रेडेल की जो है वो मेरीन होती है, स्पेशली इन वार्मर एरियाज. और ये दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर, और ग्रेट डेप्थ्स पे भी होते हैं ओशंस की, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है. तो ये भी बहुत वेरी करती है. ये ऊपर बिल्कुल सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकती है वाटर के, जहाँ पे पूरा लाइट आती है, और ये बहुत डेप्थ में भी ओशंस की प्रेजेंट हो सकती है, जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है. सो रोडोफाइसी भी जो है ये रेड कलर की क्यों है, क्योंकि इसका थैलाई रेड होता है, इसके अंदर आर फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है. और ये मेरीन, ज्यादातर इसकी वेराइटीज जो है मेरीन होती हैं और वार्मर एरियाज पे प्रेजेंट होती हैं. सो दीज आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स जो ये हैं. रेड एल्गी जो है ये सारी की सारी, मतलब मोस्ट ऑफ देम, लाइक ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल की होती हैं. और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है. और इसके अंदर द फूड जो है वो स्टोर्ड होता है एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, जो कि स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन. अगर हम इसका उसका फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर देखें तो वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बहुत ही मैच करता है स्ट्रक्चर. तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जो रेड एल्गी है मल्टी सेलुलर होती है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बट वो एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है. और इसके एग्जांपल्स कौन सी हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम. राइट. इसकी भी रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होती है. फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन से होती है. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, की जो मूव नहीं करते. और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि oogamous oogamous होती है इसमें, सो बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स होती है. और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है इसकी. ठीक है. जो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है इसका. एज यू कैन सी पॉलीसाइफोनिया ये एल्गी है, इसके अंदर किस तरह से इसका साइकिल चल रहा है. सो इट्स लाइक होल साइकिल इज शोन इन दिस डायग्राम. चलो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों की तीनों एल्गीज में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. सो फर्स्ट हमारी फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि इसका नाम क्या है. क्लोरोफाइसी का नाम अभी हमने बताया था ग्रीन एल्गी. फियोफाइसी का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, व्हाट इज कॉमन नेम, ब्राउन एल्गी. एंड देन द कॉमन नेम ऑफ द रोडोफाइसी इज रेड एल्गी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज
कि इसके अंदर कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट है. सो मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द केस ऑफ क्लोरोफाइस सी इज chlorophyll A and chlorophyll B. And in case of Phaeophyce, it's chlorophyll A, chlorophyll C, and fucoxanthin. And Rhodophyce, chlorophyll A, chlorophyll D, and phycoerythrin is present. So first point is their names, common names, and second is the pigments कौन सी present है in which algae, right? And the third is stored food. तीनों के केस में food कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है. क्लोरोफाइसी में स्टार्च में फॉर्म में स्टोर होता है. फियोफाइसी के केस में मैनेटोल और लैमिनेरियन की फॉर्म में स्टोर होता है. एंड रोडोफाइसी के केस में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है. एंड देन जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है इन केस ऑफ फ्लोरोफाइसी. सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है इन केस ऑफ फियोफाइसी. और सेलुलोज की ही बनी होती है इन केस ऑफ रोडोफाइसी. और जो फ्लैजेला का नंबर है और पोजीशन ऑफ इंसर्शन जो है वो होती है, फ्लैजेलर नंबर जो है वो 2 to 8 होता है, डिपेंड करता है ऑन स्पीशीज. एंड देन जो पोजीशन होती है वो इक्वल और एपिकल होती है. इसके अंदर जो फ्लैजला का नंबर होता है वो 2 ही रहता है इन केस ऑफ फियोफाइसी. और जो पोजीशन होती है फ्लैजला की ऑफ इंसर्शन दैट इज अनइक्वल और लेटरल रहती है. और रोडोफाइसी में ये एब्सेंट होते हैं. ठीक है. अब हम हैबिटेट की बात करें अगर क्लोरोफाइसी की, तो वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट भी है, सॉल्ट वाटर में भी प्रेजेंट है और ब्रैकिश वाटर में भी प्रेजेंट है. ठीक है. मतलब इट्स लाइक ये मेरीन भी होती है और फ्रेश वाटर भी होती है. सेम इन केस ऑफ फियोफाइसी, जबकि वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन, बहुत कम होती हैं जो फ्रेश वाटर होती हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ रोडोफाइसी मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन वाटर और जो फ्रेश वाटर होती हैं वो बहुत ही कम रहती हैं. सो ये हमने एक कंपैरिजन स्टडी कर लिया एल्गी के बारे में. तो इसमें हमने इस वाली हमने एक, अगर हम रिकॉल करें कि हमने पूरी वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया, कि 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं. उन तीनों तरह की क्लासिफिकेशन के बाद हमने जो मेजर क्लासिफिकेशन है इसमें किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में स्टडी किया. और उसमें से हमने सबसे पहली चीज़ कौन सी उठाई, एल्गी. सो एल्गी के बारे में हमने मेजर चीज़ें स्टडी करी, उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसकी क्लासीफाई किया गया उसको 3 पार्ट्स में. इन तीनों तीनों एल्गीज के बारे में हमने मेजर मेजर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टडी करे. उसके बाद इनकी हमने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करा एंड देन हमने इन तीनों को कंपेयर किया. सो ये हमारा होता है एल्गी. इस टॉपिक में हमारा एल्गी जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है. और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो में हम कौन सी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. ब्रायोफाइट्स की भी हम इंट्रो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स और उन ब्रायोफाइट्स का कंपैरिजन करेंगे जैसे कि हमने एल्गी के केस में किया. Similarly, in case of the pteridophytes, we'll be doing the introduction part, then its economic importance, then its reproduction, and then the classes of the pteridophytes we'll be going to do in the next video. So I hope this topic is clear with you. And if you have any queries and any questions, kindly comment me in the comment box. And if you want this video, you can mail me on my email ID. I have given it in the description box. And please like my video and share with your friends, and kindly subscribe my channel by pressing the subscribe button on the below side. Thank you.